नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति पीसीएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इस बार जो जनगणना का कार्य हो रहा है यानी कि सेंसस 2027 उसकी प्रारंभ की बात कर दी गई है, लेकिन यहाँ पर कुछ समस्या, कुछ सुविधा भी दिया गया है जिसके अंतर्गत कहा गया है कि आप स्व गणना कर सकते हैं, यानी कि खुद से आप अपनी जानकारी दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो लोग बिहार के रहने वाले हैं उनके लिए यह नियम थोड़ा सा गलत होने वाला है ना। गलत इसलिए कहिए क्योंकि उनकी स्थिति ही ऐसी है बहुत सारे लोगों की, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि बिहार में एक बड़ी समस्या क्या है, पलायन की। ठीक है, अब पलायन कहने का तात्पर्य है कि बहुत सारे लोग या तो शिक्षा के लिए या फिर रोजगार के लिए बिहार से बाहर रहते हैं, है ना। अब जनगणना का कार्य शुरू हो चुका है, उसमें कुछ जानकारी आपको खुद से भरना है और 33 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। यही प्रश्नों की लिस्ट रहने वाली है और उसके आधार पर जनगणना का कार्य किया जाएगा। लेकिन पेच कहां फंसा है, इन लोगों पर। ठीक है, जो लोग शिक्षा या रोजगार को लेकर के बाहर रह रहे हैं बिहार का, अगर देखेंगे युवा समाज खास करके जो छात्र हैं बड़ी तादाद में पढ़ने के लिए या रोजगार के लिए बाहर रहते हैं, फिर वो कैसे शामिल हो पाएंगे। यहां कहा गया है कि उन्हें ऐड नहीं किया जाएगा इस जनगणना में। कुछ टेक्निकल बातें हैं, उसको विस्तार से देखते हैं कि आखिर क्या समस्या आने वाली है और यदि वो शामिल नहीं होंगे तो क्या उनकी गिनती ही नहीं सेंसस में होगा, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जैसा कि हम सब जान रहे हैं कि निश्चित तौर पर एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय कार्य तो है ही, क्योंकि हमारे पास जब आंकड़ा आ जाता है सेंसस का तो उसके आधार पर ही पॉलिसी मेकिंग का काम किया जाता है। हमें पता चल जाता है कि कितने लोग हमारे पास हैं, उनके लिए किस तरह की रिसोर्सेज की आवश्यकता है, हमारे पास संसाधन क्या क्या है, सामाजिक संरचना, ये सभी जानकारी सही से मिल पाता है सेंसस के बाद। और इस बार तो कास्ट सेंसस भी हो रहा है, तो निश्चित तौर पर यह थोड़ा सा विस्तृत होगा। तो जनगणना 2027 खास है क्योंकि भारत की पहली पूरी डिजिटल जनगणना ये होने वाली है। ठीक है, देखिए पूरी तरह से डिजिटल माध्यम से इसे कहने की बात की गई है। मुख्य विशेषताएं में सबसे पहले एक बात तो ये हो गया कि अब इस बार कागज की जगह मोबाइल ऐप और ऑनलाइन पोर्टल का उपयोग किया जाएगा ताकि डेटा संग्रह तेज हो सके, पारदर्शी हो सके और सटीक बातें हो सके। अब इसी सब चीजों को लेकर के कुछ परेशानी भी होगा। हम सबसे पहले जान चुके हैं कि 2 चरण में होगा। पहले चरण की शुरुआत हो चुकी है और पहले चरण में क्या होगा, मकान की गणना की जाएगी, है ना। मकान सूचीकरण, हाउसिंग डेटा लिया जाएगा और दूसरा चरण जो है फरवरी 2027 से शुरू होगा, जिसके अंतर्गत आपको जनसंख्या की गिनती की जाएगी। तो ये ध्यान रखिएगा, है ना। जो लोग भी 72वीं बीपीएससी देने वाले हैं प्रीलिम्स, उनके लिए ये महत्वपूर्ण है कि किस तरह से जनगणना का काम किया जाएगा। फर्स्ट फेज में क्या होगा, सेकेंड फेज में किस तरह की व्यवस्था की जाएगी। अब देखिए यहां पर जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वह स्वगणना। स्वगणना क्या है, पहली बार यह किया जा रहा है कि सरकार ने नागरिकों को मौका दिया है कि आप अपना डेटा, आप अपनी जानकारी जो भी है खुद भर सकते हैं, खुद आप अपनी जानकारी दे सकते हैं। यह आपको अवसर दिया गया है और यह काम कब से होगा, 17 अप्रैल से 1 मई तक, यानी कि आज की तारीख कही जा रही है 17 अप्रैल आज ही है और 1 मई तक ऑनलाइन फॉर्म जो है इसके लिए भरा जा सकता है। ठीक है, तो इसीलिए बेहद महत्वपूर्ण है कि यहां पर हम रुक करके इस बात को चर्चा में सबसे पहले कर ले कि ये प्रक्रिया आगे कैसे बढ़ेगा। देखिए मोबाइल नंबर आधार से रजिस्ट्रेशन होगा, पोर्टल या ऐप पर तमाम तरह की जानकारी देनी होगी चूंकि इस बार डिजिटल पूरी व्यवस्था है। सबमिट करने के बाद यूनिक आईडी होगा, रेफरेंस नंबर आपको मिलेगा। इसका फायदा क्या होगा, घर बैठे जनगणना हो सकता है, निश्चित तौर पर समय की बचत होगा, परेशानी भी बचेगी, गलतियों की संभावना कम से कम हो पाएगा। क्योंकि लोग अपनी जानकारी खुद दे रहे हैं तो जाहिर सी बात है वह देख पाएंगे कि क्या उनके पास रिसोर्सेज है और सही जानकारी दे पाएंगे और डेटा इस वजह से सबसे ज्यादा सटीक हो सकता है। अब बिहार को लेकर के चर्चा करते हैं। सबसे पहले इतनी बात आप समझ गए भूमिका में कि क्या क्या होने वाला है। अब इससे बिहार को फायदा क्या होगा और नुकसान क्या होगा, नुकसान की चर्चा करते हैं। यहां पर देखिए ये जो स्वगणना से जुड़ा हुआ कुछ नियम है उस पर क्या हो सकता है, छात्र जो स्टूडेंट है उनसे जुड़ा हुआ नियम। अब जैसे मैंने पहले ही कहा कि शिक्षा को लेकर के उच्च शिक्षा के लिए या आप देखेंगे जैसे प्रिपरेशन वगैरह यूपीएससी बीपीएससी वगैरह प्रिपरेशन ही करते हैं तो बहुत सारे छात्र जो हैं दिल्ली के मुखर्जी नगर या ओल्ड राजेंद्र नगर में रहते हैं, रहने वाले बिहार के हैं। लेकिन अब जनगणना का कार्य शुरू हो गया है, अब यहां पर उनको समस्या आने वाली है जो बाहर पढ़ने के लिए रह रहे हैं। देश भर के तमाम इंजीनियरिंग कॉलेज में आप देखेंगे ना, वहां ढेर सारे बिहार के स्टूडेंट दिख जाएंगे।
कोटा जहां पर इंजीनियरिंग मेडिकल की तैयारी होती है वहां भी देखने को मिल जाएगा। तो कुल मिलाकर के इन छात्रों पर क्या असर पड़ने वाला है समझिए। अब देखिए जनगणना में जहां छात्र रह रहे हैं ना वही उन्हें गिना जाएगा। अब छात्र अगर रह रहे हैं तो कहीं ना कहीं किसी हॉस्टल में रहेंगे, कहीं पीजी रहेंगे, रूम लेकर के रेंट पर कहीं रह सकते हैं, तो उनकी काउंटिंग उसी जगह होगी। उदाहरण के लिए समझ लीजिए कोई अगर स्टूडेंट है आप में से और वो बीपीएससी या यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा है और दिल्ली की मुखर्जी नगर या ओल्ड राजेंद्र नगर में रह रहे हैं रेंट लेकर के पीजी में हॉस्टल में, तो आपकी ये गिनती बिहार वाले डेटा में नहीं होगा, आपकी गिनती यहीं पे करी जाएगी। यही यहां बात किया गया है। और बहुत सारे लोगों को निश्चित तौर पर इस बात से आपत्ति रहेगा कि भाई हम जहां के हैं हमारा डेटा जो है वहीं जाना चाहिए, हमारा डेटा दिल्ली में क्यों ऐड हो। तो लेकिन यहां पर व्यवस्था है, वे अपने मूल घर कहने का मतलब जो आपका नेटिव विलेज होगा, नेटिव प्लेस होगा, जिस गांव घर पंचायत कस्बा के आप रहने वाले होंगे वहां आप शामिल नहीं हो पाएंगे। और ये एक बड़ी समस्या है। तो बहुत सारे लोग इस बात को लेकर के बिहार में जो है चर्चा भी कर रहे हैं, बहुत सारे लोग इस बात की तैयारी कर रहे हैं कि जब आपको मतलब अपना डेटा देना है, गणना की स्थिति है, तो कुछ दिनों के लिए आप बिहार जा सकते हैं, वहां रह करके अपनी गणना करवा सकते हैं और फिर वापस आ सकते हैं जहां भी आप रह रहे हो। तो ये एक पॉसिबिलिटी हो सकता है, लेकिन फिलहाल जो स्थिति यहाँ पर बताई गई है छात्र से जुड़ा हुआ ये यही है। अब ये क्यों किया जा रहा है? क्योंकि विवाद तो इस बात को लेकर के उत्पन्न हो गया है, बिहार के गांव-गांव में ये चर्चा चल रहा है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बाहर हैं। लेकिन यहां पर सरकार का क्या कहना है समझिए। अब होता क्या, इस बात को समझना है। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति बिहार के रहने वाले हैं, ये उनका नेटिव प्लेस है ना, नेटिव प्लेस ये उनका है बिहार, बिहार का मान लेते हैं दरभंगा उनका नेटिव प्लेस है, और वो दिल्ली में रह रहे हैं। तो होता क्या है कि यहाँ जो हॉस्टल पीजी जहां भी रह रहे हैं ये डेटा कई सारे छात्र होते दिल्ली वाले में ऐड करते, और इनके घर के लोग, इनके गार्जियन, पेरेंट्स, ग्रैंडफादर, ये क्या करते, ये दरभंगा वाले डेटा में भी इनका नाम ऐड करते। ठीक है, अब क्या हुआ, पर्सन एक है, लेकिन यही पर्सन जो है यहां पर प्रॉक्सी तौर पर भी आ चुका है, यानी कि एक पर्सन ही दो जगह आ चुका है। तो क्या हुआ, डेटा का ओवरलैपिंग हुआ, यानी कि कहीं ना कहीं इससे जो बात की जा रही है कि डेटा डुप्लीकेशन की, वो समस्या बढ़ जाएगी। तो उसको रोकने के लिए यह किया गया है, यह नियम विशेष तौर पर शामिल ही किया गया है। अब देखिए ऐसा नहीं है कि ये बिहार के लिए ही है, बाकी जगहों के लिए भी होगा, लेकिन बिहार को निश्चित तौर पर ज्यादा नुकसान की बात इसके अंतर्गत की जा रही है। यहां पर परिवार की नई परिभाषा भी बताई गई है, जैसे कि एक ही घर में अलग अलग चूल्हा यानी कि किचन है, इसको ऐसे समझिए, परिवार की परिभाषा को लेकर के बात किया गया है। जैसे दो भाई है, ठीक है, अब दो भाई हैं, लेकिन ये इनका जो चूल्हा है यानी कि किचन यानी कि खाना जो पकता है वो अगर एक ही जगह है तो उन्हें एक ही घर का हिस्सा माना जाएगा। लेकिन ये दो भाई हैं और इनका किचन जो है ये किचन एक्स और किचन वाई है, यानी कि दो अलग अलग जगह है, तो इनको दो परिवार मान लिया जाएगा। ये चीज ध्यान रखिएगा। अब इस कंडीशन में बिहार को लेकर के समझिए, बहुत सारे लोग कामकाज करने के लिए पलायन करके बिहार में है, एक भाई गांव में है, एक भाई समझ लेते हैं तमिलनाडु में है, तो दो किचन तो अपने आप हो गया। वो अगर ये कहते भी हैं कि नहीं उनके घर का बंटवारा नहीं हुआ है, वो एक ही साथ रह रहे हैं, तब भी जो घर की नई परिभाषा तय की गई है, परिवार की नई परिभाषा तय की गई है, उसके अंतर्गत उनको अलग अलग मान लिया जाएगा। ये मामला क्लियर हो रहा है। तो यहाँ पर और जो बाहर रहने वाले लोग हैं, जो बिहार से बाहर रहते हैं, वे भी ऑनलाइन अपने मूल घर की जानकारी भर सकते हैं। ये समस्या नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग, अब्बा ये भी मैं कई सारे न्यूज चैनल देख रहा था, वो ये कह रहे हैं कि अगर आप बिहार से बाहर रहते हैं तो आप इसमें शामिल ही नहीं हो पाएंगे, इस सेंसस में आप अपनी जो है मकान वगैरह की जानकारी ही नहीं दे पाएंगे। देखिए ऐसा नहीं है, कुछ बातें विशेष कानून जो था वो मैंने आपको बता दिया है कि जो विशेष व्यवस्था है, लेकिन बाकी यही चीजें हैं कि ऑनलाइन व्यवस्था है, बहुत सारी जानकारी आप जहां भी रह रहे हैं, दिल्ली पंजाब, आप वहीं बैठ करके अपने मूल घर की जानकारी दे सकते हैं। कुछ चीजों पर विशेष व्यवस्था है, वहां आप ओवरलैपिंग से रोकने के लिए कहा गया। हालांकि एक बात इसमें भी है खाली घर को लेकर के। अब मान लेते हैं बहुत सारे लोग वहां होंगे जिनका घर खाली होगा, सेंसस के लिए लोग अगर कुछ वेरीफाई करने जाएंगे तो वो रहेंगे ही नहीं। इस कंडीशन में क्या है, सर्वे के समय अगर कोई नहीं मिलता है, इस कंडीशन में उसे खाली मकान माना जाएगा। क्योंकि मैंने क्या कहा, फेज फर्स्ट में क्या है, मकानों की गणना की जा रही है। फेज 2 फरवरी 2027 जो शुरू होगा उसमें जनसंख्या लिए जाएंगे। तो अभी जो फेज चल रहा है
इसमें अगर मकान खाली मिला तो उसे ब्लैंक मान लिया जाएगा, खाली मकान माना जाएगा। ये एक समस्या हो सकता है, क्योंकि बिहार में बहुत सारे लोग जो बाहर रहते हैं उनके घरों के बाहर देखेंगे आपको ताला लटका हुआ मिलेगा, तो जाहिर सी बात है वो मिलेंगे ही नहीं घर पे। अगर मिलेंगे नहीं तो फिर उसे खाली मकान मान लिया जाएगा। तो निश्चित तौर पर आगे चल करके जो ये डेटा इकट्ठा होगा, इसके आधार पर बहुत सारी सरकारी सुविधाएं दी जाएगी लोगों को, तो उनका मकान नंबर तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, वो उस डेटा में अपने गांव घर कस्बा में एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे, तो एक प्रॉब्लम आगे चल के होगा। तो ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए, मैंने पहले कहा था कि इस बार जो जनगणना हो रहा है उसमें कुल मिलाकर के 33 प्रश्नों का लिस्ट दिया गया है। एक लेक्चर में मैंने आपको 33 प्रश्न बताए थे, जिसमें बहुत सारे मकान से जुड़ा हुआ है और फिर जो है जनसंख्या वाले स्थिति से जुड़ा हुआ है। तो कुल मिलाकर के आज हम रिपीटेशन से बचते हैं, हालांकि कुछ चीजें मैं आपको बता देता हूं, जैसे कि परिवार से जुड़े जो सवाल होंगे उसके अंदर कर परिवार के सदस्य कौन है, आपके परिवार का मुखिया कौन है, आपकी जाति क्या है, परिवार में जितने लोग हैं उनका जेंडर क्या है, घर आपका अपना है या आप किराए के मकान में रहते हैं, कमरे हैं, और दूसरा कितने विवाहित जोड़े हैं। और इसमें ध्यान रखिएगा किचन अलग अलग है कि नहीं। अगर किचन अलग अलग होगा तो डेफिनेशन अलग हो गया, परिवार का 2 परिवार मान लिया जाएगा। सुविधाएं क्या है, आपके यहाँ पानी का स्रोत है कि नहीं, शौचालय, बिजली, रसोई, और रसोई एक ही है या 2 है, ये ध्यान रखिएगा। ईंधन और अनाज की स्थिति, मकान में भी अलग से डिवाइड किया गया है, चूंकि मकान की गिनती शुरू है तो दीवार, छत, फर्श का प्रकार क्या है, मकान की स्थिति किस तरह की होने वाली है, रिसोर्सेज आपके पास क्या है, मोबाइल है, टीवी है, इंटरनेट है कि नहीं, वाहन है तो साइकिल है, बाइक है या कार है, ये सारे स्थिति आपको इसमें बताने पड़ेंगे। अब देखिए क्यों ये सब किया जा रहा है, इसका महत्व क्या है। हम कहते हैं कि जनगणना है ना, जनगणना मतलब जन, लोगों की संख्या हम गिन रहे हैं, सेंसस हम कहते हैं। क्या ये केवल गिनती मात्र है कि हम डेटा इकट्ठा करके रख लिए। उदाहरण के तौर पर ऐसे समझिए कि आप बीपीएससी क्वालिफाई कर जाते हैं, आप बन जाते हैं एसडीएम, ठीक है, और आपके दोस्तों ने कहा कि भैया अब आपको पार्टी तो देनी ही पड़ेगी, क्योंकि आप बन गए हैं डिप्टी कलेक्टर साहब, अब आपको पार्टी देनी है। तो आप ये मैनेजमेंट करेंगे ना कि आखिर पार्टी तो देनी है, लेकिन कितने लोगों का, एक अंदाजा तो लेंगे कि भाई मेरे 5 दोस्त हैं, इन 5 को बढ़िया सा रेस्टोरेंट जाकर के भोजन करवाना है। आप 1-2 एक्स्ट्रा लेकर के चल सकते हैं कि इन दोस्तों के साथ इनका 1-2 दोस्त आ जाए आपके साथ सेल्फी लेने के लिए, आप एसडीएम बने हैं, तो आप मान के चलते हैं कि चलो हम क्या करते हैं, प्लस माइनस यहाँ पर 3 कर देते हैं, तकरीबन 8 लोगों की व्यवस्था कर लेते हैं, इतना बजट अपना तैयार करके चलते हैं होटल में, ऐसा ना हो कि फिर ऐसा पैसे की कमी हो जाए। तो आपने एक चीज तो देखा ना कि 5 लोग हैं दोस्त में, 8 तक लेके चलते हैं, तो आपने अपना बजट देखा, आपने देखा किस तरह के रेस्टोरेंट में जाना है खाने के लिए, किस तरह के वाहन से जाना है, कितना पैसा लगेगा, ये सारे कंडीशन। तो केवल ये गिनती तो नहीं किया था ना, इसके आधार पर बहुत सारी चीजें आपके दिमाग में चला था। ऐसा ही देश के स्तर पर सोच के देखिए, सरकार भी यही करेगी। क्या वो गिनती करने के लिए लोगों को रख रही है, या ये देखेगी कि भाई कितने लोग हमारे पास हैं, तेलंगाना में कितने लोग रहने वाले हैं, लेह में कितने लोग हैं, सिक्किम में कितने लोग हैं, या फिर राजस्थान के एक डिस्ट्रिक्ट में कितने लोग रहने वाले हैं, वहां उनके पास क्या रिसोर्सेस है, पानी है कि नहीं है, अगर पानी नहीं है तो कैसे सुविधा उत्पन्न कराया जाएगा, है ना। त्रिपुरा के एक गांव में अगर वहां बिजली नहीं पहुंचा है और सेंसस में ये चीज आया है तो फिर बिजली की व्यवस्था कैसे की जाएगी, ये तमाम बात यहां से निकल के आता है। तमाम जो पॉलिसी मेकिंग का काम होता है, गवर्नमेंट स्कीम्स होते हैं, उसके नींव इसी आधार पर रखे जाते हैं, इसी सेंसस उसका केंद्र माना जाता है। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की जो नीति बनती है वो इन डेटा के आधार पर तैयार किया जाता है। आरक्षण किसी विशेष वर्ग को देना है, किस तरह से देना है, इन तमाम चीजों को भी यहां से व्यवस्था की जाती है। परिसीमन जो भी होने वाला है, देखें कल पार्लियामेंट में कितना विवाद हुआ है, डिबेट कितना जबरदस्त हुआ है उस बात को लेकर के। तो जो परिसीमन होगा जनसंख्या के आधार से उसको जोड़ा जाएगा, ये सारी चीजें, और तमाम जो विकास योजनाएं होंगे उसका आधार जनगणना ही होता है, इसीलिए इसे बेहद खास माना जाता है। 2027 का सेंसस क्यों खास है, देखिए काम अभी 26 में शुरू हो गया है, लेकिन सेंसस 2027 से लिखा जाएगा। कई जगह मैंने देखा है कि लोग 2026 भी लिख रहे हैं, उसे बहुत गलत नहीं माना जाएगा, लेकिन अगर आपको मेंस वगैरह में लिखना है, इंटरव्यू में जवाब देना है, तो आप सेंसस 2027 ही कहना, ठीक है। क्योंकि होगा क्या, इसके जो आंकड़े आने वाले हैं 2027 में हमारे सामने प्रकाशित होगा, तो ये ध्यान रखना है। अब ये जो है अभी तक भारत की 16वीं जनगणना है। 16वीं जनगणना में समझिए 8 बार जो जनगणना साथियों हुआ है वो आजादी के पहले हो चुका है, ब्रिटिश समय में,
और बाकी 7 बार अभी तक हो चुका है, ये 8वीं बार आजादी के बाद का है। तो कुल मिलाकर के हो गया ना 16। ये बातें ध्यान रखिएगा, ये आपको 72वीं प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है, बीपीएससी ऐसे प्रश्न पूछती है, तो ध्यान रखना है। दूसरी बात ये ध्यान रखिए, जो पहली बार आ गया ना फर्स्ट टाइम, ऐसे शब्द कहीं आ जाए तो ध्यान रखना है क्या हो रहा है, डिजिटल और स्वगणना। डिजिटल बात अलग है, स्वगणना अलग है, दोनों को मिक्स नहीं करना है। स्वगणना मतलब आप अपना डेटा खुद से बता दीजिए, बाद में वेरीफाई किया जाएगा, और डिजिटल मतलब मोबाइल ऐप वगैरह के जरिए कागज कलम दवात वाली जो स्थिति है वो खत्म हो गई। नागरिकों की सीधी भागीदारी कैसे होगी, अगर प्रश्न आ जाता है कि नागरिकों की सीधी भागीदारी सेंसस 2027 में हो रही है और 4 चीजें आपको दे दे, तो सीधी भागीदारी कैसे, स्वगणना के आधार पर हो रहा है, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, तभी टिक लगा पाएंगे। भविष्य पर प्रभाव क्या होगा, हम जो डेवलप्ड इंडिया 2027 देख रहे हैं, एक स्वप्न देख रहे हैं कि 2047 तक जा करके 47 तक ध्यान रखिएगा, सॉरी 2047 तक जाके जब हम अपनी आजादी का शताब्दी वर्ष मना रहे होंगे, तब हम एक विकसित देश बन जाएं, तो उसके लिए हमारे पास बहुत जरूरी है किस तरह के डेटा आए। क्योंकि देखिए 2011 में लास्ट सेंसस हुआ था, 21 में होना चाहिए था, कोविड की वजह से हुआ नहीं। अब 2027 में डेटा आएगा, 10 साल पे सेंसस होता है, इसी को आधार मानते हैं, तो मान के चलिए 37 में अगला सेंसस होगा, और 37 के बाद जो डेटा आएगा उसके बाद केवल 10 साल और बचेंगे 47 तक पहुंचने को लेकर के। तो कुल मिलाकर के हमारे पास सही जानकारी चीजों का हो, सटीक देता होगा, तो बेहतर पॉलिसी मेकिंग किया जा सकता है, प्रशासनिक प्रणाली जो है उसे भी आधुनिक बनाया जा सकता है, और लोगों के लिए, जन कल्याण के लिए बेहतर व्यवस्था सरकार के द्वारा की जा सकती है, ये पूरा ध्येय है। ठीक है, अब यहां पर आपके लिए एक ऑफर है, एक सूचना है संस्कृति आयुष के द्वारा। सिविल सर्विसेज डे कब है, 23 अप्रैल 2026। तो तब तक के लिए आपके पास ऑफर है कि पीसीएस के विभिन्न फाउंडेशन कोर्स, और फाउंडेशन कोर्स कहने का तात्पर्य होता है कि प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही सेगमेंट शामिल है। ऐसा नहीं है कि अगर आप कोर्स लेते हैं तो केवल प्रीलिम्स क्या है, मेंस के लिए अलग से लेना पड़ेगा। आप में से बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं ना, ऐसी बात नहीं है। फाउंडेशन मतलब जीरो से हीरो बनाने की प्रक्रिया, अभी शुरुआत से लेकर के आपके सिलेक्शन तक की व्यवस्था यहां पर है। तमाम कोर्स पर अभी आपको सिविल सर्विसेज डे पे मोर देन 80% तक का ऑफ दिया जा रहा है। ये कोर्स कौन कौन से हैं, यूपी पीसीएस, 73वीं बीपीएससी के लिए जो लोग देने जाने वाले हैं, चूंकि 72वीं तो अब आने वाली है आपके सामने, एमपीपीएससी और आरएएस, ये तमाम कोर्स उपलब्ध होंगे। कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, संस्कृति आयुष का वेबसाइट यहां पर दिया गया है। ठीक है, आप विजिट कीजिए, बेहिचक इस नंबर पे कॉल कीजिए। आप में से कई लोग मैसेज करके मुझे सोशल मीडिया पे पूछते रहते हैं कि सर उस नंबर पे कॉल करना है, दिया गया ही नंबर इसीलिए है कि आप कॉल कीजिए, बेहिचक कॉलिंग टीम आपसे बात करेगी, जो भी समस्या है मेरे से भी अच्छे से आपको बता देंगे वो, फिर आप अपने मनचाहे कोर्स में नामांकन लीजिए। लेकिन हाँ, टर्म एंड कंडीशन ये है कि आप तारीख का ध्यान रखिएगा, सिविल सर्विसेज डे तक ही ऑफर है आपके पास। ठीक है, फिर प्राइस बढ़ जाएगा, तो थोड़ी सी तत्परता दिखानी है और कोर्स लेकर के अपने सपनों की तरफ कदम आगे बढ़ा देना है। आज के लिए इतना है, जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।